शुक्ला जी बड़े सहज और सरल हैं। अब तो इनके चेहरे पे बड़ी मैच्योरिटी आ गई है। तो चल करके इनसे पूछते हैं कि नौकरी करते करते व्यापार में आ गए और व्यापार से कविता की लाइन में आ गए। तो इनसे पूछते हैं कि इनके जीवन का सफ़र कैसा है और कविता लाइन में कैसा महसूस कर रहे हैं। चल के पूछते हैं। ये मुकेश शुक्ला जी हैं और इनका हमारा 1994 से मुलाकात हुई है। मैं एक कंपनी में काम करता था। अच्छा। और इनका स्वभाव इतना सुंदर था, बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। आज इनसे पूछते हैं कि 1994 के बाद का जो ये सफर है, उस समय ये नौकरी किया करते थे। क्यों शुक्ला जी? और नौकरी से कैसे कैसे यात्रा हुई, जरा अपने बारे में बताइए आप। होता क्या है सर, आप तो विज्ञान के छात्र रहे हैं। खोज किसी चीज की होती है, मिल कुछ जाता है। हाँ। तो रोजी रोटी के चलते नौकरी तो एक पड़ाव रहा है। जी जी करते रहे हैं नौकरी, लेकिन मूल रूप से हमारे अंतःकरण में साहित्यकार बसा हुआ था। वाह वाह। तो कॉलेज पीरियड में भी वहाँ की पत्रिकाओं में हमारी कहानियाँ, कविताएं, संस्मरण छपते रहे हैं। तो हमें विरासत में 2-3 चीजें बड़ी अच्छी मिली। एक तो गांव से होने के कारण खेत खलियान से लेके मजदूर से लेके किसान, उनकी पीड़ाएं, उनके उल्लास, उनके सुख दुख, वो सब देखने को मिला था। और यहाँ औद्योगिक नगर में भिवाड़ी में आने के बाद उद्योगों में मजदूरों की क्या दशा है, मालिक की क्या प्रवृत्तियां हैं, मशीन क्या होती है, उत्पादन क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी बड़ी बारीकी से देखा। और उसमें मानवीय मूल्यों का क्षरण कैसे होता है और किस तरह से मजदूरों का शोषण होता है, किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं बचता, सिर्फ पूंजी पूंजी बचती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रचनाओं में, कविताओं में, कहानियों में, सब में जो है स्वतः ही आती रही हैं। अच्छा शुक्ला जी, आप बड़े हंसमुख मिजाज के आदमी हैं और उस समय थे भी, बहुत हंसमुख हम लोग मिला करते थे 94 में। और आप एक मेधावी व्यक्ति भी रहे हैं। तो अचानक नौकरी करते थे और नौकरी पेशे के बाद कैसे ये कविता वाली लाइन में आ गए आप? कविता वाली लाइन में सर अचानक नहीं आया। जी और मैं कॉलेज पीरियड से ही कविता कहानियां लिखा करता था। हाँ, ये है कि रोजी रोटी के चलते बाहर निकलने से कुछ समय के लिए उसमें व्यवधान आया था। जी जी जी। एक तरह से कह लिए कि एक पड़ाव स्टेशन सा था कि जिसमें वो चीजें छूट गई थी। लेकिन कालांतर में वो एक साहित्यकार की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो अपने को रोक नहीं पाता है। अच्छा, जो समाज से चीजें ऑब्जर्व होती हैं वही उनकी विषय वस्तु होती है। तो नौकरी करते हुए भी तमाम ऐसे विषय हमें मिले। मुनीम क्या होता है, मालिक क्या होता है, मालिकों की चाटुकारिता करते हुए कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं में से एक निर्मल चरित्र के लोग कैसे होते हैं, बेशक वो मजदूर रहा हो। और मैं बड़े पदों पे भी कंपनियों में काम किया हूँ। तो कोई मजदूर भी अपनी किसी समस्या को लेके आया है तो मैं उसको बाकायदे कुर्सी पे बिठाया करता था। हाँ, ये तो आपके चरित्र में शामिल था कि आपका सबका सम्मान, सबका विकास और सबको रिस्पेक्ट देना। जी, तो ऐसा कभी रहा नहीं है कि वो चीजें छूटी हैं हमारे से साहित्य। और बाद में भिवाड़ी में लगभग 2000 के आसपास अभिव्यक्ति साहित्यिक संस्था की स्थापना किया और उसका मैं 8 साल तक महासचिव पद पे रहा। वाह। और महासचिव पे रहते हुए व्यक्तिगत साहित्य साधना के साथ साथ मासिक काव्य गोष्ठियाँ, त्रैमासिक कथा गोष्ठियाँ, इस तरह का, और वर्ष में 1-2 बड़े आयोजन यहाँ पे कवि सम्मेलन के, जिसमें देश के बड़े साहित्यकार दादा संतोष आनंद जी, रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, ये सब हमारे मंच पे आए हैं, काव्य पाठ किया है। मैं तो चैनलों पे काव्य पाठ में भी कहा करता हूँ। मैं ऐसे औद्योगिक शहर से आता हूँ जहाँ पे मशीनों से भी गीत निकलते हैं। मैंने देखा है आपने, हम लोग अवध के रहने वाले हैं, आप भी अवध के हैं, मैं भी अवध का हूँ। तो आपसे अच्छा देखा हूँ कि आपकी काव्य शैली में भी बड़ी फर्क पड़ता है
और बड़े तेजस्वी हैं और बहुत धारा प्रवाह आप बोलते हैं, मैंने सुना भी है। और दिल्ली तक आप गए हैं अवधी भाषा को विस्तार करते हुए, तो कैसे अवधी की पकड़ आपने बना ली? और क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप वहाँ दिल्ली अवध विकास मंच के ऊपर भी आपने कविता पढ़ी है। मैंने 3 बार मैथिली भोजपुरी अकादमी के बैनर तले काव्य पाठ किया है और अवधी संस्थान में भी जो है काव्य पाठ किया है। और अवधी के विकास के लिए इस समय दादा राम बहादुर मिश्र जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आल्हा हुआ, फगुआ हुआ, चेता हुआ, इनका संग्रहण और इनकी गायन शैलियों का संग्रहण कर रहे हैं, तो उनका सानिध्य मुझे मिला है। और चूंकि अवधी परिवेश से मैं रहा हूं, तो स्वतः ही बोली भाषा में, लहजे में और कथ्य में अवधी आना स्वाभाविक है। और हमारी हिंदी रचनाओं में भी अवधी के शब्द सहजता से आते रहे हैं। अच्छा, ऐसा मैंने देखा है, जैसे फिल्म लाइन में थोड़ा अपना भी संपर्क फिल्म लाइन से रहा है, तो मैंने देखा है अमिताभ बच्चन जी को भी कि अगर इलाहाबाद में पैदा हुए हैं तो जब तक वो अपना टच अपनी पूर्वी भाषा का, जो वहाँ का अवध की क्षेत्र का, जब तक भाषा का स्फुट नहीं होता तब तक वो सफलता का चरण मुझे लगता है मिलना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? उसमें सर अवध का मैं कहूँगा कि अवधी को मलिक मोहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास जैसे साहित्यकार मिले हैं, जिन्होंने राम कथा लिख के अवधी को जो है पूरे संसार में अमर किया है। और जो भाषा हिंदी है उसमें ब्रज और अवधी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपके पुट में अवधी के लहजा है तो सफलता का चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम लोगों का, चाहे अमिताभ साहब हों, नसीरुद्दीन साहब हों, बहुत सारे अवध से निकले कलाकार हैं। और वर्तमान में आप पूर्वांचल के कलाकार कई हैं, रवि किशन जी हैं, तो उनके पुट में सहजता के साथ अवधी का जो बोलने का लहजा है, अवधी के देशज शब्द हैं, उनके आने से लालित्य बढ़ जाता है और कहीं कहीं करियर का ग्राफ भी बढ़ता है। अच्छा भैया, एक बात बताओ हमें, हम तो ये जानते हैं अवध से भी मुझे भी प्रेम है, अवध की माटी से, तो अवध की माटी के बारे में, अवधी क्षेत्र, अवधी भाषा, अवध के विकास के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अब तो वहाँ राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, इसके बारे में कुछ, अवधी भाषा का और तेजी से कैसे विकास हो ताकि वहाँ के जो नवयुवा पीढ़ी है उनको भी कुछ लाभ मिले? अवधी के विकास के लिए अवधी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और जिसके प्रथम अध्यक्ष दादा राम बहादुर मिश्र जी हैं। और पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है कि अवध के क्षेत्र के सामरिक विकास के साथ साथ, साहित्यिक विकास के साथ साथ, आर्थिक विकास के साथ साथ उसके जो पूरा क्षेत्र है, मतलब लोक गायन हुआ, लोक विधा के लेखन का, रचनाकार जो है वो लोक विधा की रचनाएं लिखने का, उनका सबका विकास हो रहा है। और कहीं न कहीं वर्तमान सरकार से उसमें बड़ी मदद भी मिल रही है कि जो लोक जीवन की चीजें हैं, लोक भाषा की चीजें हैं, वो वैश्विक स्तर पे प्रसारित हों। और हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और हमारे जीवन काल में बन रहा है, और ये मील का पत्थर साबित होगा अवध के विकास में, अवधी के विकास में। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार का जो वर्तमान सरकार वहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, योगी जी की, उसका बड़ा फोकस है उसमें कि अवधी बोली का, अवधी भाषा का, उसमें लेखन का विकास सतत कैसे किया जाए। उसके लिए उन्होंने संस्थान की स्थापना की है और बहुत अच्छे हाथों में उसकी कमान है दादा राम बहादुर मिश्र जी के, और वो पूरे दुनिया में उसका प्रचार के लिए लगे हुए हैं। अभी मॉरिशस की यात्रा की उन्होंने, और एक बड़ा दुर्भाग्यशाली चीजें रही हैं, दादा ने बताया, राम बहादुर जी ने, कि विदेशों में रामचरितमानस को भोजपुरी साहित्य माना जाता था। वहां जाके बताना पड़ा कि ये भोजपुरी नहीं है, अवधी है। लोक मान्यता की चीजें जो हैं वहां पे जो प्रसारित हो रही थी वो भोजपुरी की हो रही थी। आप एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक बड़ी चर्चित फिल्म थी ताराचंद बड़जात्या जी की, नदिया के पार। अब नदिया के पार का आप देखें, कोहबर की शर्त उपन्यास पे आधारित है, बनी हुई है फिल्म।
और उसकी जो पटकथा लेखन है, जो गीत लेखन है, जो लोक जीवन की चीजें हैं, वो सारी अवध की है। लेकिन जब देश स्तर पे, पूरे देश स्तर पे देखते हो तो उसको अनजाने में लोग भोजपुरी फिल्म कह देते हैं। आप बारीकी से देखें, उसमें भोजपुरी का एक भी शब्द नहीं है, ना एक लहजा है, ना एक सीन है। वो पूरी तरह अवध का है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, अब इसमें कहीं भी कोई शब्द उसका भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी का नहीं है, अवधी है। लेकिन अनजाने में लोग इसको मान बैठते हैं कि नहीं, ये भोजपुरी का है। तो अब कहीं न कहीं जाके ये चीजें पुनर्स्थापित हो रही हैं कि अवधी का अपना एक क्षेत्र है, अवधी का अपना एक साहित्य है। और जहाँ पे जिस लिटरेचर में, जिस साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया, तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत बड़ा काम किया उस पे, अवधी के विकास में। पद्मावत का आप पढ़िए, पूरा जो लेखन है अवध का। तो अवधी साहित्य में आज भी कहीं न कहीं अवध क्षेत्र में जो कवि सम्मेलन होते हैं, मैं जाता हूँ उसमें, तो कोई ऐसा मंच नहीं होता है, चाहे हिंदी खड़ी बोली का मंच हो, उस पे 2-4 रचनाएं अवधी की आती ही आती हैं। और मुझे भी वहाँ ऑन रिक्वेस्ट पढ़ना पड़ता है 2-3 रचनाएं जो अवधी की मेरी मानक रचनाएं हैं, जिसमें एक हास्य की रचना है, बलम परधानी बड़ा दुखदाई है। ये रचना जो है शायद ही अवध क्षेत्र का कोई मंच होता हो जिसपे मुझे ना पढ़नी पड़ती हो। तो एक चीज देखें, कहीं न कहीं सकारात्मक विकास अवध का, अवधी क्षेत्र का हो रहा है। और मेरी कामना है कि जिस तरह सरकार का इसमें सहयोग है, जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, लोक जीवन की चीजें, लोक विधा की चीजें, वो पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। और जो एक कालखंड आया था जिसमें अवधी को कहीं न कहीं भोजपुरी की छाया में दब जाने जैसी स्थिति थी, उससे जो है मुक्ति पाके अवधी अपने पूर्ण रूप से विकसित होगी। आप नौकरी छोड़ करके व्यापार के क्षेत्र में आ गए, और आपकी ये कुशलता है कि व्यापार को साथ में रखते हुए कविता गायन के क्षेत्र में आप चले गए। तो इसके पीछे आप बताइए कि आपका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए सर, कविता जो है वो माँ के समान होती है। वेरी गुड। और माँ मनोरंजन का विषय नहीं होता है, वो वात्सल्य का विषय होता है। और कविता एक पंक्ति व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। और जिस व्यक्ति में माँ सरस्वती ने थोड़ी बहुत भी क्षमता दी है कि वो कविता लिख सके, पढ़ सके, तो उसको निश्चित ही सारी चीजों को साइड में करके कहीं न कहीं कविता को जो है गाना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक पंक्ति से, एक कविता से किसका कल्याण हो जाए पूरे जनमानस में, इस चीजों को ये जानी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप कविता के गायन के क्षेत्र में, और हम तो कहेंगे कि अवधी के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और अवध की क्षेत्र का विकास हो, अवध की माटी का विकास हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपका धन्यवाद कि आपने जो है इन चीज़ों को पटल पे लाने का अवसर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार।